हेलो एंड वेलकम टू जेड एस फार्मा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो जीपैट के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। जीपैट के फॉर्म आ चुके हैं तो उसके अंदर जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस किस तरह से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि फॉर्म फिलिंग के अंदर कौन सी चीज़ों को हम लोग को केयरफुली फील करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो जेपैड के फ़ीस से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कम है। तो इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास फ़ीस से रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो मुझे लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेकर फ़ीस का इशू सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। नो डाउट फ़ीस बहुत ज़्यादा है इस बार, बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका जीपैट होता है तो उसके अंदर जो भी कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट किया है, आपने जो है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो अभी तो आप लोगों को शायद ये डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी रखना है, ठीक है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ओके। तो उस टाइम पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो ये डॉक्यूमेंट का जो है प्रोसेस आप अभी से स्टार्ट कर दो, ओके। इनकेस अगर आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं चल रहे, आप फ्री है, तो ये सारी प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आप जैसे ही गूगल के ऊपर जाओगे, जस्ट आपको क्या टाइप करना है, जीपैट 2024 सेकेंड नंबर का ये जो लिंक है, इसके ऊपर क्या है, टीसीएस आयोन, मतलब कि भले ही जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NBEMS है, लेकिन इन्होंने जो है टेंडर जो है वो टीसीएस को दे रखा है। तो हो सकता है एग्जाम का पैटर्न भी जो है वो टीसीएस ही सेट करे, ओके। तो इस तरह से एक पेज लोडिंग होगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू आर एन एप्लीकेंट। तो हम लोग को एप्लीकेंट के ऊपर ही क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जस्ट सबमिट करना है। फॉर्म बहुत इजी, आप खुद ही भर सकते हैं, साइबर पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारी डिटेल्स मेरे से सुन लो, इस वीडियो में देख लो और आप खुद ही फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स फिल करने हैं, साइबर के चक्कर लगाते रह जाएंगे तो आपकी स्टडी भी नहीं सही से हो पाएंगी, और वहाँ पर जाके आप वेट करेंगे, उतना मेंटल प्रेशर हैंडल करेंगे स्टडी के साथ साथ में। तो बेटर ये है कि आज सभी के यहाँ पे जो है लैपटॉप्स अवेलेबल है, पीसीज अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास में अवेलेबल है, और खुद से ही फील करो। क्योंकि जब आप खुद से फील करेंगे इंफॉर्मेशन, तो आप करेक्टली उसको क्रॉस चेक करेंगे 2-3 बार, तभी फील करेंगे। साइबर वाले के पास जाएंगे, उसके पास में लंबी लाइन रहेंगी, फटाफट कुछ भी फील कर देगा, तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। इससे बेटर ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक करके, 2 बार चेक करके, अपने साथ में जो भी फ्रेंड है उसको एक बार चेक करवा कर ही फाइनल सबमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बता रहा है कि गूगल क्रोम का ये ब्राउज़र चाहिए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है, देन उसके बाद में फ़ीस पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग जस्ट इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर ये क्या बता रहा है, क्लोज करने के बाद भी यहाँ पर ये बता रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट नेम हम लोग क्यों कैप्चर कर रहे हैं, टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। तो इसने सबका जो है पर्पस दे रखा है कि कौन सी चीज़ का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ओके। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम जो है आपका जो एलसी के अंदर है, जो आपके सर्टिफिकेट्स के अंदर नाम है, उसी तरह से नाम डालना है। अभी कई स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है, सर एलसी के अंदर नाम कुछ दूसरा है, आधार कार्ड के अंदर नाम कुछ दूसरा है, तो कौन सा वाला डाले, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि आधार जो हमारा होता है, ठीक है, आधार और एलसी, या फिर जो हमारा एसएससी का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, दोनों में जो है नेम्स जो हैं दूसरे हैं, मतलब कि दोनों में जो है नेम अलग अलग हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है। एलसी के अंदर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, एसएससी का सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अंदर अगर हम लोग चेंज करने गए तो फिर ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। इनकेस अगर आपका एसएससी में अगर चेंज करते हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, या फिर ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो उससे बेटर क्या है, आप आधार के अंदर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें एक बार आप पढ़ लेना यहाँ से कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पज़ है। जस्ट इसको लास्ट में आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद में यहाँ पर जो है
पर्सनल डिटेल का जो है फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, पर्सनल अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है पर्सनल डिटेल और ये फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको जस्ट यहाँ पर लॉगिन हियर पे क्लिक करना, बट मैंने नहीं किया है तो मैं यहाँ पर इसको फिल करूँगा। तो कैंडिडेट नेम क्या है, तो जैसे कैंडिडेट नेम के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, ओके, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, आगे आप लोगों को मिस्टर, डॉक्टर, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। ठीक है, ये आ गया हमारा कैंडिडेट नेम। ओके, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 2004 के पहले की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ओके, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, है ना। जैसे कि देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है। ओके, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है। उसके बाद में जेंडर, देन नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन, देन फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है। यहाँ पर अगर आपके पास में अल्टरनेट मोबाइल नंबर अवेलेबल है, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उसको फिल करना है। ओके, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको करेक्ट वाला ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको सेम ईमेल एड्रेस कंफर्म करके यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जनरेट ओटीपी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है आगे एक विंडो ओपन होंगे, उसके अंदर ओटीपी मांगेगा। मैं आपको ये प्रोसेस करके बताता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है इसका ओटीपी जो है वो डाल दिया है। अब ओटीपी डालने के बाद में क्या होगा, आपको दोनों ओटीपी जो है उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, वैलिडेशन हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है। ठीक है, तो कैप्चा कोड के अंदर देखिएगा कैपिटल स्मॉल ठीक से आना चाहिए। ओके, ओके, कैप्चा कोड इंटर हो गया। जस्ट आपको यहाँ पर प्रीव्यू अगर करना है तो ये सब चीज़ें दिख जाएंगी कि क्या क्या आपने फिल किया। यहाँ पर आपको जस्ट चेंगा कि सारी डिटेल जो आपने फिल की है ये करेक्ट है या नहीं, तो इसको एक बार आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा तभी यहाँ पर टिक करिएगा। ओके, अभी मुझे लग रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड, मतलब यहाँ पर मैंने एक बार ओके कर दिया तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिर से चेंज नहीं होगा, इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैंने सारी डिटेल्स करेक्ट फिल की है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक, ओके करने के बाद में यहाँ पर आप चाहे तो पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसने जो है यूज़र आईडी जो है वो जनरेट कर दी है। ओके, तो यूज़र आईडी आपको नोट करनी है, पासवर्ड जो है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। जस्ट मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज करने के बाद में जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पे करना है। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन के ऊपर आप करेंगे तो ये इस तरह से एक पेज लोडिंग होगा। पेज लोडिंग होने के बाद में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, वही जो पुरानी इन्फॉर्मेशन आ रही, जस्ट इसको क्लोज करना है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जहाँ पर आपको रेड कलर का स्टार मार्क दिख रहा है वो चीज़ मैंडेटरी है, यानी वो चीज़ आपको फिल ही करनी है। ओके, लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे तो आपको कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर क्या बता रहा है, आपको पर्सनल डिटेल बता रहा है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपको पर्सनल डिटेल, देन उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, देन ये जब दोनों प्रोसेस आप कर लोगे तो उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन डिटेल। तो कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर जस्ट आपका एड्रेस, देन उसके बाद में मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद में जो है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपका 10th 12th, देन उसके बाद में ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद में टेस्ट सिटी मतलब जहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम अटेंड करना है तो उसके प्रेफरेंस आपको पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और जो है पैसा देना है उनको। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर आप के पास में किसी तरीके का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है इन टर्म्स ऑफ RPWD एक्ट 2016 तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने देना। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है कि आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके पास में अगर वोटर आईडी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास में पैन कार्ड है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आप उसको यस करेंगे तो देन आपको पैन कार्ड का नंबर भी डालना है। ठीक है, तो आप इसको यस, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो यस करके इसका नंबर डाल ही देना है। क्योंकि मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं इसको नो ही फिल करता हूँ। ओके,
देन उसके बाद में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए, इसमें से अगर 2-3 चीज़ें भी आपके पास में अवेलेबल हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है आपकी बॉडी के अंदर या फिर फेस के अंदर, तो यहाँ पर आप कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी या फेस के ऊपर जो भी अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मोल ऑन द नोज़, मतलब नोज़ के ऊपर अगर आपको तिल है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में कोई बॉडी मार्क या बर्थ मार्क अगर आपकी बॉडी के ऊपर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आपको जस्ट क्या करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर इसके अंदर आपको पूछा है कैटेगरी, ओके, तो कैटेगरी अगर आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कौन सा वाला, सेंट्रल वाला, ठीक है, गवर्नमेंट, अगर आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ओबीसी है तो एक बार देख लेना कि आप सेंट्रल के अंदर ओबीसी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास में महाराष्ट्र का एनटी वगैरह है तो मे भी आपकी कास्ट अगर सेंट्रल के अंदर ओबीसी के अंदर आती है तो आप सेंट्रल के ओबीसी के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप जनरल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपके पास में है, महाराष्ट्र के अंदर ईडब्ल्यूएस का रिसेंट जो है क्राइटेरिया वो है 8 लाख से जो आपकी फैमिली इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको यस कर लीजिएगा। इनकेस अगर आपके पास में अभी अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आप लोग बना सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ, ओके, ये सारी डिटेल फिल होने के बाद में जस्ट आपको सेव करना है, ठीक है। कोई भी एक चीज़ को हम लोग को यहाँ पे यस करना होगा। ओके, डेटा जो है सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अभी हम लोग जो है सेकेंड पेज के अंदर आ गए। सेकेंड पेज क्या है आपका, एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। तो एड्रेस जो है आप इसके अंदर जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड वगैरह के ऊपर है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी का एड्रेस डाल देता हूँ, एक डमी एड्रेस। आप अपना करेक्ट एड्रेस ही फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन हो सकता है आपके एड्रेस के ऊपर हो, ओके। हाँ, यहाँ पर आपको परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है सेम रखना है। ये सब फिल करने के बाद में आपको जस्ट यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ ओपन होती है, इसके अंदर ये पूछता है कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल। तो जैसे कि इसके अंदर 10th का जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल, 12th का जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल, देन उसके बाद में बी फार्मेसी का क्वालिफिकेशन डिटेल, और उसके बाद में एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, इनकेस आपने एम फार्मा या फिर कोई दूसरा कोर्स किया है वो सारी चीज़ें आपको देना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि 10th के अंदर आपका कौन सा बोर्ड था। तो जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर अगर आपका महाराष्ट्र बोर्ड है तो आप इस तरह से महाराष्ट्र बोर्ड, यहाँ पर महाराष्ट्र का ये वाला बोर्ड होता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। उसके बाद में जो आपका ईयर, जो पासिंग आपने कौन से ईयर के अंदर किया था, ठीक है, तो कौन से ईयर के अंदर आपने जो है 10th को पास किया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। अरे ठीक है, 1960 है तो इतना पुराना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ईयर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने जो है एग्जामिनेशन 10th का पास किया था। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ओके। देन उसके बाद में आपको परसेंटेज कितने अलॉट हुए थे, तो जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसमें से आपको कितने मिले हैं, ठीक है।
ओके, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। उसके बाद में 12th का भी आपको इसी तरह से फिल करना है। इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले थे, मैं जस्ट डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं आपकी तरह। ओके, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से फिल करना है, जो भी आपने इसके अंदर पास किया हो। ओके, उसको आपको इस तरह से करना है, 16, 17, 18, ठीक है। परसेंटेज आपको इस तरह से फिल करना है। देन उसके बाद में इसी तरह से आपको बी फार्मेसी का जो है वो फिल करना है। इसके अंदर आपका इनरोलमेंट आईडी इन यूनिवर्सिटी, तो जो आपका PRN नंबर जो होता है या फिर PNR नंबर क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी जो आपको अलॉट करती है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो आपको आपके रिजल्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में अगर आपके पास में स्टूडेंट आईडी है जो PCI ने इशू किया है तो आपको फिल करना है, नहीं है तो नहीं फिल करना है क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद में कंट्री ऑफ कंप्लीशन, तो नो डाउट आपने इंडिया से ही पढ़ा होगा मेरी तरह। उसके बाद में कौन सा आपने स्टेट से किया है, तो महाराष्ट्र या फिर जो भी आपका स्टेट है वो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है, ठीक है, कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है कॉलेज को अपना सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में आपको अपना कॉलेज यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज नहीं आ रहा है तो आप शायद अदर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए इतने सारे कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको एक एक करके कॉलेजेस सर्च करने होंगे। ओके, लगभग सारे ही कॉलेजेस इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि PCI ने जो है इसके ऑफिशियल डेटा से ये सारी चीज़ें ली है, तो कॉलेजेस अवेलेबल है इसके अंदर। ओके, कौन से ईयर के अंदर आपने बी फार्मेसी कंप्लीशन किया वो फिल करना है। उसके बाद में आप बी फार्म अगर पास्ड आउट है तो आपको क्वालिफाइड बी फार्म करना है। अगर आप 4th ईयर के अंदर हैं तो आपको 4th ईयर का ये करना है। 3rd ईयर के अंदर है तो 3rd ईयर का ये चीज़ करनी है। उसके बाद में जस्ट आपको ओके यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड इन बी फार्मेसी, तो इसके अंदर आपको जस्ट एक परसेंटेज फिल करना है, ठीक है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिपोर्टेड रस्टिगेटेड ड्यूरिंग फार्मेसी कोर्स, अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो उन्होंने आपको रस्टिगेट किया है नहीं किया है उससे रिलेटेड डिटेल, तो नो, यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो। यहाँ पर अगर आपने 2023 के अंदर अप्लाई किया है तो यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको पूछेगा कि आपका रोल नंबर और स्कोर कितना था। अगर नहीं किया था तो उसको नो करके सेव एंड नेक्स्ट करने का। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ये सारी डिटेल मैंडेटरी हैं, तो मैं यहाँ पर एक कुछ डमी नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देन जस्ट यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में हमारी डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो गई है। उसके बाद में पूछ रहा है कि भाई आपको स्टेट कहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया महाराष्ट्र। अभी सिटी के अंदर बात यह है कि आप अपने सबसे नज़दीक वाली सिटी को ही चूज़ करिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं सर चलो जीपैट का एग्ज़ाम है तो दोस्त लोगों के साथ में एक छोटी सी ट्रिप भी हो जाएंगी, तो हम लोग कोई बड़ी सिटी डाल देते हैं, मुंबई डाल देते हैं, दिल्ली डाल देते हैं, घर वालों को बोल के जाएंगे कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ पर जाके मस्त इंजॉय करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितना नज़दीक सेंटर, जितना फिजिबल सेंटर आपको मिल रहा है जाने आने में, जो आपको ईजी रहे वही सेंटर डालना है। इंजॉयमेंट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है लाइफ के अंदर बहुत कम चांसेस आते हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको सबसे नज़दीक वाला सेंटर ही चूज़ करना है। सबसे पहले देख लो कि अवेलेबिलिटी ट्रेन की कितनी है या फिर बसेस की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना दूर वो सेंटर है, उसी हिसाब से आप चूज़ करिएगा। ओके, देन यहाँ पर आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने की बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम टेस्ट सिटी जो है,
ठीक है, वो एक ही ऑप्शन इन्होंने दिया है। लास्ट ईयर तक के 3-4 ऑप्शन अवेलेबल होते थे, बट अभी जो है एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो फ़ोटो है, ओके, वो पासपोर्ट साइज़ के अंदर होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए, और जो उसका बैकग्राउंड रहना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास में वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो नहीं है तो सिंपली हमारे पास में कुछ ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर जो आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो आप गूगल के ऊपर जस्ट जाके सर्च करिएगा कि रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो इमेज साइज़ है, ओके, इमेज साइज़ जो होना चाहिए वो आपकी 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए, और जो है 80 KB से कम होना चाहिए। तो ये भी साइज़ आप ऑनलाइन भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में .jpeg या फिर JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, और जो है स्कैन जो है आपका 200 DPI के अंदर होना चाहिए। तो फ़ोन के अंदर भी आप कैम स्कैनर वगैरह या फिर दूसरे ऐसे एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। अब लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करेंगे, आपको एक आपका जो उल्टे हाथ का जो अंगूठा है उसको इंक पैड के अंदर डुबाना है। उसके बाद में जस्ट आपको एक वाइट पेपर के ऊपर उसको पेस्ट करना है। उसके बाद में उसका अपलोड, उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आपका B.Pharm का मार्कशीट, देन फर्स्ट ईयर का, देन सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। EWS सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है पेमेंट करना है पूरे 3,500 रुपये का। इतनी ज़्यादा धनराशि आपको जो है जीपैड वालों को देनी है, तभी वो आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, नहीं तो बोलेंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है ये कैप्चा कोड इंटर करके एक बार प्रीव्यू करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना है, क्योंकि इसके बाद में जस्ट आपका पेमेंट होगा और फिर आपको जस्ट डिक्लेरेशन नॉमिनल सबमिट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी एग्जामिनेशन या फिर जीपैट से रिलेटेड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। तो आई होप कि आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और इनकेस अगर आपको स्टिल अभी भी कुछ डाउट है, ओके, सो आप जो अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ओके। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए रेडी हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच। और फॉर्म जो है जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सेंटर फुल हो जाए तो फिर आपको दूसरा सेंटर भी अलॉट हो सकता है। तो अगर आपके पास में टाइम है, पैसा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 3,500 रुपये कुछ फ़ीस है, आई नो बहुत ज़्यादा फ़ीस है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं लेना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 1,500 फ़ीस जो है वो होनी चाहिए थी जीपैट के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट, बट समहाउ न्यू एग्जामिनेशन बॉडी है तो उन्होंने इतने ज़्यादा फ़ीस रखा है। फ़ीस मैं अपील करता हूँ PCI या जो भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी हैं कि फ़ीस जो है वो रिड्यूस करे, ताकि जो है इंडिया का हर बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करे और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे, क्योंकि 3,500 रुपये बहुत ज़्यादा होती है फ़ीस एक स्टूडेंट के लिए, ओके। सो आई रिक्वेस्ट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड द PCI टू प्लीज़ रिड्यूस द फीस। अगर इसकी फ़ीस कम होना पॉसिबल है तो उसको रिड्यूस करिए, और जो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है तो उनको जो है जितनी फ़ीस आपने रिड्यूस की है उसका जो है रिफ़ंड उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ओके। थैंक यू।